That's Mike. News at 9. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान ने चीन को बांग्लादेश का विकास साझेदार बताते हुए डेवलपमेंट फ्रंट बताया है। उन्होंने ढाका में मीडिया से बातचीत में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के सवाल पर कहा कि यह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। तारिक रहमान ने सार्क को फिर से शुरू करने पर जोर देते हुए बताया कि इसकी शुरुआत बांग्लादेश ने ही की थी, इसलिए इसे दोबारा सक्रिय करना स्वाभाविक है। SARC was initiated initially by Bangladesh, so naturally we would want to revive SARC. We will discuss with our friends once we settle the government. We'll try to revive it. बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की भारी जीत के बाद पार्टी चेयरमैन तारिक रहमान का अगला प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। बीएनपी के विदेश नीति सलाहकार हुमायूं कबीर ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की है। इसे दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में सुधार का अच्छा संकेत बताया है। चुनाव नतीजों के बाद शुक्रवार को पीएम मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर बधाई दी थी, जिसके लिए बीएनपी ने उनका धन्यवाद जताया है। शपथ ग्रहण अगले सप्ताह होने की संभावना है। बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के नतीजों ने भारत में नई चिंता पैदा कर दी है। जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगी दलों ने पश्चिम बंगाल से सटे कई सीमावर्ती जिलों में खासी जीत हासिल की है, जिसमें सतखीरा, मयमनसिंह, राजशाही, रंगपुर और गाईबांधा जैसे इलाके शामिल हैं। यह पिछले 25 साल में जमात-ए-इस्लामी का सबसे मजबूत चुनावी प्रदर्शन माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जमात का ऐतिहासिक वैचारिक झुकाव पाकिस्तान के करीब रहा है, इसलिए इस उभार को भारत की सीमा सुरक्षा के नजरिए से भी देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा है कि सीमा के दोनों ओर कट्टर सोच का पड़ता प्रभाव भविष्य के लिए चुनौती बन सकता है और भारत को इस स्थिति पर गहरी नजर रखनी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में भारत बांग्लादेश सीमा प्रबंधन, कूटनीतिक संवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत होगी। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूसी तेल की खरीद पर फिर से सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा, भारत, चीन और ब्राजील के बिना व्लादिमीर पुतिन का कारोबार ठप हो जाएगा। ग्राहम ने दोहराया कि जो देश सस्ता रूसी तेल खरीद रहे हैं, उन पर कड़े प्रतिबंध या भारी टैरिफ लगाए जा सकते हैं, क्योंकि यह पुतिन की यूक्रेन युद्ध मशीन को फंडिंग दे रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बैठक के बाद बाइपार्टीसन रूस सैंक्शन बिल को आगे बढ़ाने की मंजूरी मिली है। यह बिल अमेरिका को उन देशों पर टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शन लगाने की शक्ति देगा जो रूसी तेल, गैस और अन्य निर्यात खरीद रहे हैं। You're going to have a hard time selling people in Ukraine that China's into harmony. Without China, he would be out of business. Without Brazil and without India, he would be out of business. So we've got a bill, 85 co-sponsors. You know how hard it is to get 85 senators to agree on anything? Putin's done more to bring us together in the Senate than anybody in America. I'd give him the NATO Man of the Year award if he would come and get it. भारत चीन सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अपनी पहली अंडर वाटर रोड कम रेल ट्यूबिन ट्यूब सुरंग का निर्माण कर रहा है। ये गोहपुर को नुमलीगढ़ से जोड़ेगी। यह 15.8 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर सुरंग होगी, जिसके कुल प्रोजेक्ट की लंबाई 33.7 किलोमीटर होगी। इसकी कुल लागत 18,600 से 18,700 करोड़ रुपए के बीच आएगी। इसमें एक ट्यूब सड़क के लिए और दूसरी रेलवे लाइन के लिए होगी। इससे वर्तमान 4 से 6.5 घंटे और 240 किलोमीटर की दूरी घटकर सिर्फ 30 से 35 मिनट और 34 किलोमीटर रह जाएगी। इस पर बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं का कोई असर नहीं होगा। रणनीतिक रूप से जुड़वा सुरंगें अरुणाचल प्रदेश और चीन बॉर्डर पर सेना की तेज आवाजाही, हथियारों की त्वरित तैनाती सुनिश्चित करेगी। चिकन नेक पर निर्भरता कम होगी और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास, पर्यटन, व्यापार व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यह चीन के लिए बड़ा रणनीतिक झटका साबित हो सकता है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे